Hello guys, welcome back to my channel Study Adda by Lakshya Rastogi, the key to knowledge. So guys, today we are going to study one more chapter in chemistry for class 8, that is hydrogen. Hydrogen, H2, right? So today we are going to study this chapter. So let us start our video. Okay, now some basic details. Hydrogen is the most abundant in the universe. See, hydrogen abundant in universe. यूनिवर्स में abundant है बट अर्थ पे इतना abundant नहीं है. लेस ऑन अर्थ. कितना? ये 93% आता है. यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन कितना होगा? 93. और अर्थ पर सिर्फ 1% होता है. अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ 1% हाइड्रोजन हमको मिलता है, राइट? सो ये हाइड्रोजन के बारे में कुछ. अब हमने हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड्स पढ़े, जैसे कि H2O, CH4, राइट, मीथेन, वाटर, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट. सो इन सब में एक चीज कॉमन है, हाइड्रोजन. इन चीजों में हाइड्रोजन. तो ये सारे किस चीज के कंपाउंड हो गए? ये सारे हो गए हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, राइट. नाउ वी हैव द सन. सन में कैसे, देखो फॉर एग्जांपल कि ये सन है, दिस इज द सन. सन से एटलीस्ट 8 लाख समथिंग किलोमीटर्स अर्थ फार अवे, राइट. सो जो सन है, यहां से हमने कभी सोचा इतनी दूर डिस्टेंस पर लाइट और हीट कैसे आती है? आंसर, सन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन होता है सन के अंदर, वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, He में, ठीक है. हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है. सन की वर्किंग कैसे होती है? इसका जो कोर होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, and that hydrogen is converted to हीलियम. हाइड्रोजन एक फ्यूल और हाइड्रोजन सन के अंदर हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है ना. सो उसके अंदर जो भी हाइड्रोजन है, that is continuously being converted to helium. Helium एक नोबल गैस है. Helium is a नोबल गैस और किस ग्रुप में लाई करता है? सेकेंड ग्रुप में. It is a noble gas. It is a noble gas. हाइड्रोजन एक फ्यूल है. हाइड्रोजन is converted to helium in the sun's core. इसी वजह से, और वो इतनी ज्यादा एनर्जी को एमिट करता है, लूज करता है. और किस फॉर्म में लूज करता है? हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में. इन दो फॉर्म्स के अंदर ये अपनी एनर्जी को लूज करता है. एंड दैट इज वाई हमको यहाँ पर हीट और लाइट हमारे अर्थ पर भी मिलती है, राइट. अब हाइड्रोजन के कंपाउंड कैसे होते हैं? हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, देखो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1. मतलब के शेल में सिर्फ 1 आता है उसका हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन. क्यों? अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, हमें कैसे पता? अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो इसी तरीके से होती है. यहाँ पर यहाँ पे हाइड्रोजन, ये रहा हीलियम. यहाँ पर हाइड्रोजन है फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में. फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है.
सेकेंड ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में हीलियम है ना। अब ये फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में क्यों है, मैं ये भी अभी देखेंगे। सो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वन, यानी कि इसकी जो के शेल होती है, एल शेल होती है, एम शेल होती है और एन शेल होती है, उसमें एक जगह ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा और कहीं पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सो अगर आपसे इसके ज्योमेट्रिकल फिगर बनाने को दी जाए तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में अगर अनचार्ज्ड है तो हम 1 प्रोटॉन लेंगे और 1.008 इसका एटॉमिक मास होता है ना। तो अगर वो 1 प्रोटॉन है तो कितना, 0.008 कितने क्या होगा, न्यूट्रॉन हो जाएंगे इसका और यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दे। ये होता है इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। इसके जो भी मास है वो मास है 1.008 AMU, द लाइटेस्ट एलिमेंट एवर। जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है आज तक, दैट इज हाइड्रोजन विद द मास ऑफ 1.008 AMUs, है ना। अभी हम देखते हैं कि हम इसके अंदर कैसे पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर हम कैसे लोकेट करते हैं किसी भी चीज को, है ना। So for example, because this will be helpful for future, helpful for this topic, right? जैसे कि हमारे पास बोरोन है, बोरोन, राइट। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, यानी कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2,3, के में 2, एल में 3। तो ये किस उसमें लाई करेगा, ये लाई करेगा सेकंड ग्रुप, हाँ सेकंड, एक मिनट, सेकंड ग्रुप, हाँ सेकंड ग्रुप। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। सो थर्ड पीरियड, सेकंड ग्रुप, थर्ड पीरियड कैसे निकलता है, देखो हमने बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या ली, 2,3, क्योंकि इसका टोटल 5 हो गया। अब जितनी टोटल नंबर ऑफ शेल्स है, के और एल, कितनी शेल हो गई, 2 शेल्स, टोटल नंबर ऑफ शेल्स 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ शेल हो गया उसका ग्रुप नंबर, यानी कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेल्स। अच्छा, अभी इसके आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो है 3। सो अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये किस पीरियड में लाई करेगा, थर्ड पीरियड। सो पीरियड इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पीरियोडिक टेबल में दे दी, अगर आपको ऐसे पीरियोडिक टेबल एक दे दी जाए तो उसके अंदर हम कैसे लोकेशन देंगे, उनकी टोटल नंबर ऑफ शेल्स हो गया उसका ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर कैसे आएगा, 1 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से आएगा, 5 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 4, है ना। और जो इसका पीरियड हो गया, पीरियड पीरियड ऐसा आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसके आगे भी चलेगा 6 7 8 तक, राइट। सो क्लियर। इसी तरीके से अगर हम देखें कैल्शियम का, कैल्शियम कैसे आएगा, यू हैव कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया 20, कैल्शियम इज इक्वल टू 20। सो कैल्शियम को हम कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे, जो कि क्या होता है, 2881, राइट, 2881। सो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हमने देखा इसके अंदर 1 2 3 4 शेल्स हैं,
टोटल शेल्स इज इक्वल टू 4। हमारे पास वैलेंस इसमें कितने वो है, ये कितना है, 1 है आखिरी में। सो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, कितने है, 1। सो इसका यही हो गया इसका ग्रुप नंबर, यही हो गया इसका पीरियड नंबर, राइट। सो जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी ब्रिंग द बुक सो दैट आई कैन शो यू द periodic table, right? Just wait a minute. And guys, so it has 2 electrons, right? Valence electrons are actually 2. अब इसमें हम पीरियोडिक टेबल में अगर लोकेट करेगा आप लोगों के पास हो तो अब देखोगे सेकंड ग्रुप कैसा आएगा, वर्टिकल में आएगा। ग्रुप वर्टिकल से वहां आते हैं, तो ग्रुप जब वर्टिकल में आया तो 1 2 3 4, फोर्थ ग्रुप वेरीफाइड, फोर्थ ग्रुप सेकंड पीरियड, ठीक है, फोर्थ ग्रुप सेकंड पीरियड, ये रखा है। यहाँ ये क्या मिल रहे हैं हमें, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। एक्चुअली में इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके कोऑर्डिनेट्स दिखाते हैं, राइट। नाउ हाँ, तो कंपाउंड, अब हम देखते हैं कि इसके कंपाउंड क्या बनता है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इसके क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं। कंपाउंड्स में होता है एसिड बनाता है, हाइड्रोजन सबसे रिएक्शन करके सब कुछ बना सकते हैं, यानी कि वो बेस भी बना सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स भी बना सकता है, वो हाइड्रोकार्बन्स भी बना सकता है ना। और बेस और एसिड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेस और एसिड्स, है ना। जैसे कि एसिड्स, एसिड कैसे बना रहा है वो, हाइड्रोजन एक गैस, उसको Cl के साथ रिएक्ट कर दो तो HCl बन जाएगी। इसी तरीके से Na एक मेटल है, उसको H के साथ रिएक्ट कर दो, है ना, सॉरी हाँ, तो NaOH। एक्चुअली ये जो भी मतलब चीज है, जैसे कि ये हो गया एसिड बन गया, एक हो गया बेस NaOH, हाइड्रोजन आ रहा है। इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन्स, एसिड्स, बेसेस, ये सब कुछ इसी से बनता है, राइट। नाउ अब इसकी डिस्कवरी किसने करी, इनकी 3 लोगों ने डिस्कवरी करी, नेमली पैरसिलस, हेनरी कैवेंडिश और एंटोनी लेवुशियर। एंटोनी लेवुशियर हमको पता है 6th क्लास में इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर थे वो, राइट। नाउ आई एम राइटिंग द डिटेल्स। 16th century पैरासिलस, 16th century पैरासेल्सिस, क्या कैसे डिस्कवरी करी इन्होंने, इसकी कैसे डिस्कवरी करी, ये कौन थे, फिजिस्ट एंड एल्केमिस्ट, फिजिस्ट एंड एल्केमिस्ट। अब एल्केमिस्ट क्या होते हैं, एल्केमिस्ट वो लोग होते हैं, जैसे कोई भी मेटल है एक्स, पहले के टाइम पर एक ऐसी साइंस मानी जाती है कि आप उस मेटल एक्स को गोल्ड में चेंज कर सकते हो, उस मेटल एक्स को आप लोग गोल्ड के अंदर चेंज कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से फिर एक आए 1766 में, कौन है, हेनरी कैवेंडिश। एक आए फिर हेनरी कैवेंडिश, ये कौन थे, ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कैसे करा, इन्होंने कुछ चीजें दी, जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इन्होंने पहली बार वेरीफाई कर दिया कि हाइड्रोजन इज एलिमेंट। नाम अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं करा, बट इन्होंने ये बताया कि गैस है
जो कि एलिमेंट है, ठीक है। इन्होंने उस गैस को बनाया और इन्होंने एक चीज और दी, इट बर्न्ड इन एयर। इन्होंने इसको एक फ्लेमेबल गैस का नाम दिया, फ्लैमेबल, ठीक है, इनफ्लेमेबल, सॉरी इनफ्लेमेबल, ठीक है। फिर आए एंटोनी लेविजर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। वो थे एंटोनी वेट अ मिनट, यस, फिर एक थे एंटोनी लेविजर। एंटोनी लेविजर इन्होंने क्या करा, इन्होंने हाइड्रो और जीन्स से बताया वाटर। इन्होंने बेसिकली वाटर कंपाउंड की खोज करी, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले दिया कि वाटर भी कुछ होता है जो कि हाइड्रोजन की गैस से बनता है। सो ये एक टेबल है, राइट। ये एक टेबल है, 16th सेंचुरी सबसे पहले आए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और फिर ये लास्ट में थर्ड है, राइट। अब हमारे पास है प्रिपरेशन, हाँ सॉरी, कि किस चीज से, अब ये बहुत वाला यहां से फेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कोई भी चीज हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है ना। कोई भी चीज किस तरीके से हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, राइट। हाइड्रोजन एक इनफ्लेमेबल गैस है, मतलब कैसे वो मतलब इनफ्लेमेबल, व्हाट डज इनफ्लेमेबल मीन, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डज इनफ्लेमेबल मीन, inflammable, what does inflammable mean? So just wait a minute, I'll show you thing. Yes, so for example, I have any liquid, I burn a match, ठीक है, match, just wait a minute. Yes, for example, this is fire, right? Wait. Just wait a minute. Right, I have to show you. Can you see? Right. So for example, you take this and you have a liquid. Suppose I have a liquid in this. Right. मैं इसको यहां पर भी ले गया, मैं इसको यहां पर भी ले गया, तो भी अगर वो चीज जल जाए तो एंड दैट इज इनफ्लेमेबल, कि उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर, अभी इग्निशन टेम्परेचर समझेंगे, बट फॉर एग्जांपल अब फ्लेमेबल क्या होता है, फ्लेमेबल, व्हाट इज फ्लेमेबल, राइट। सपोज आई हैव अ पेपर, आई बर्न अ मैच, बर्न द पेपर, राइट। सपोज दैट पेपर वाज अ फ्लेमेबल सब्सटेंस, फ्लेमेबल सब्सटेंस मतलब मेरे को उस चीज पर आग लगानी पड़ेगी, जैसे कि इस तरीके से,
राइट। सो इस तरीके से जैसे भी देखा उस तरीके से, है ना, कोई भी चीज बर्न कर जाएगी। ओके। ओके, so I think you guys understood. So that was flammable, कि मैं उस पे आग लगे, मतलब उसके इग्निशन टेम्परेचर पर मैं गया तब जाकर उसने आग पकड़ी, वरना जो चीज थी और इनफ्लेमेबल मतलब मैचली, मैच स्टिक ली, उसे जलाया, अगर ये फ्लेमेबल है तो मैं इसके पास ले गया, यहां पर उसने आग पकड़ ली तो वह इनफ्लेमेबल है। अब यहाँ पर आप कंप्लीट कंबस्शन भी देखो, ये जो नीचे ब्लू वाला था दैट वाज, चलो ठीक है वो छोड़ो। राइट, होप यू गाइस सॉ दैट वन। ओके, now I think you must all be able to see, right? So ये रही फायर, ठीक है। सो ये चीज क्या थी, ये चीज थी फ्लेमेबल, ये चीज क्या थी, ये चीज थी फ्लेमेबल। दिस वॉज फ्लेमेबल, ठीक है। अब हमें देखना है रिएक्शंस, कुछ हाइड्रोजन जो होते हैं वो किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं, बहुत साइड होता है, बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन हो जाती है ना। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, नाउ yes, so you understood inflammable, flammable, right? Now किसी भी मेटल का रिएक्शन, ठीक है, हमको ये देखना है। अब सबसे पहले होता है फ्रॉम कोल्ड वाटर, बट अब इन चीज को समझने में हमें देखनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज, के NaCl Zn Fe निकल, वेट अ मिनट, hope you can see KNaCl जिंक आयरन निकल लेड, हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ठीक है। चलो मैं यहां लिख देता हूं, मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, ये सारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा फिर इस सीरीज में, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसका जिंक, निकल, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर। उसके बाद जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है मरकरी सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है। अंडरस्टूड।
नाउ अब कोल्ड वाटर में कैसा रिएक्शन होता है, कोल्ड वाटर में इसी सीरीज को देखना, ठीक है, इसी सीरीज को देखो तो सोडियम है Na, हमारे पास Na, अभी देखो यहाँ पर हम वाटर से देखेंगे, वाटर में हाइड्रोजन, अभी इसको रिएक्शन मैंने कोल्ड वाटर से करा दिया। जैसे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे सोडियम प्रिपेयर होता है, सॉरी हाइड्रोजन प्रिपेयर होती है। सो सोडियम में ये से जब रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, 2NaOH प्लस H2S गैस। ये रिएक्शन किसके साथ हुआ है, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ इसका इतना एक्सप्लोसिव और इतना विगरस रिएक्शन होता है, ठीक है, विगरस रिएक्शन हुआ कोल्ड वाटर में कि वो इतना एक्सप्लोसिव होता है कि हमेशा हम सोडियम को ना ऑयल के नीचे रखते हैं ताकि वो गलती से भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना जाए, अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में है तो फिर वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन कर देगा। इसी तरीके से इससे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम प्लस वाटर मिक्स कर दो उसमें, कोल्ड वाटर, आगे क्या आएगा, 2KOH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। ये सब H2 गैस प्रिपेयर करो, ये रही H2 गैस, ये रही H2 गैस। ऐसे कैल्शियम के साथ हम रिएक्शन करा दें, ऐसे बन गई गैस, है ना, यही होता है। अब ये रिएक्शंस कैसी होती है, इनकी जो भी रिएक्शन कोल्ड वाटर में होती है ना, ये 3 रिएक्शंस कोल्ड वाटर में हुई। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो जो कोल्ड वाटर होता है, अब इसका रीजन है कि कोल्ड वाटर में सिर्फ टॉप के सिर्फ हाईएस्ट रिएक्टिव, क्वेश्चन है व्हाई ओनली हाई reactive elements react in cold water, why can't others? ये क्वेश्चन है, right? So I am giving you 5 seconds to find out the answer of this question. 5 4 3 2 1। high reactive elements cold water में इसलिए इतने हाईली रिएक्टिव है क्योंकि कोल्ड वाटर क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, मतलब उसमें रिएक्शन करने का स्पेस, जो जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है रिएक्शन करने के, सिर्फ वही कोल्ड वाटर के अंदर रिएक्शन कर पाते हैं, ठीक है। फिर आता है हॉट वाटर के अंदर, उसमें सिर्फ मैग्नीशियम रिएक्ट कर पाता है, हॉट में सिर्फ मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट कर पाता है और मैग्नीशियम ये बना देता है, ठीक है। फिर जब स्टीम आती है, अब जो सबसे कम रिएक्टिव भी होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, वो स्टीम के साथ, स्टीम में रिएक्शन करने का ज्यादा स्पेस है और उनको ज्यादा जरूरत होती ही नहीं है, तो इसलिए वो जब भी रिएक्ट करते हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि स्टीम वाले जिंक जिंक प्लस, ठीक है, H2 ZNO प्लस S2, ठीक है। इसी तरीके से 3Fe प्लस 4H2 के में क्या आता है, और ये वाला रिएक्शन जो होता है वो होता है रिवर्सिबल, Fe3O4 प्लस 4H2 गैस। अब ये बताओ ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है ना,
ये निकलेगी, अगर वापस रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि उस टाइम पर हाइड्रोजन को फटाफट कलेक्ट करना होता है, वरना फिर वो कुछ रिएक्शन नहीं रह जाता है। ये करते हैं जिंक के साथ रिएक्ट, ठीक है। इसी तरीके से डाइल्यूटिव एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं HCl, SO4, ठीक है। ये जो तीन होते हैं ये एक्सप्लोसिव होते हैं, तभी हम इन तीन एलिमेंट्स का यूज करके हम कभी भी लैब के अंदर हाइड्रोजन प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, राइट। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं यूज हुआ, राइट। अभी बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा व्हाई इज इट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट यूज्ड, क्यों ये अच्छा हम थे HNO3 पर। HNO3 को हम क्यों नहीं यूज करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, केमिकल रीजन क्या होता है कि जो HNO3 होता है ना, जो HNO3 होता है ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हम ऑक्सीडाइजेशन पढ़ेंगे। ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब पता क्या होता है, जो O2 के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाए और H2 के मॉलिक्यूल्स को कम कर दे, हाइड्रोजन को कम कर दे और ऑक्सीजन को बढ़ा दे, ठीक है। वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब आइदर तो ये ऑक्सीजन डोनेट कर देता है, डोनेट्स ऑक्सीजन, या तो ये हाइड्रोजन नहीं देता। अब ये काम कर रहा है, तो क्या होता है जब भी इसका रिएक्शन कराया जाता है वाटर के साथ, ये घुमाकर वाटर ही दे देता है वापस। हाइड्रोजन क्यों नहीं निकलते, क्योंकि ये यहाँ से अपना हाइड्रोजन को रिएक्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है रिएक्ट, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, राइट। अब आता है हम हाइड्रोजन को एल्कलीस के उससे कैसे फॉर्म, फिर हमारे पास लैब प्रिपरेशन और बॉश प्रोसेस रह जाएगा और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रह जाएगी, ठीक है। तो एल्कली क्या होती है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर एल्कलीस। देखो बेसिस हमने सुने ना, NaOH फॉर एग्जांपल, एक बेस ले लेते हैं NaOH, ठीक है। इसको ये ना सोल्यूबल है वाटर में, दिस इज सोल्यूबल। अज्यूम कर लो, अज्यूम दैट NaOH is soluble in water, तो ये एल्कलाई है। हाँ, जो भी बेस पानी में डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम कहते हैं एक एल्कली, और इसलिए हम कहते हैं ऑल एल्कलीज आर बेसिस but not all bases are alkalis। सारी एल्कलीज बेसिस होती है, क्योंकि बेस जो पानी में डिसॉल्व हो तब भी बेस ही रहेंगे और उनको हम एल्कलाई भी कह देंगे। तो यानी कि एल्कलाइज आर बेसिस, जितने भी एल्कलाई हैं वो सारे बेसिस है। बट कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कि इनसोल्यूबल होता है वाटर में, इसलिए ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, राइट। अब एल्कलीज कैसे रिएक्ट करते हैं, एल्कलीज हमारे पास बहुत सारे एल्कलीज हुए हैं, जैसे NaOH इज एन एल्कली, राइट। NaOH वाज एक्चुअली एन एल्कली, ओके। तो ये इसका कैसे रिएक्शन होगा, कैसे होगा रिएक्शन, जिंक से करो, जिंक इससे रिएक्ट करो। फॉर एग्जांपल जिंक ने रिएक्ट कर दिया 2NaOH से। देखो अगर आपको कभी भी हाइड्रोजन लाना है, आपको कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए होगा जिसके पास एक हाइड्रोजन का एलिमेंट हो, ठीक है। अब ये क्या होगा, 2Na2ZnO2, ठीक है, ये वाला कंपाउंड बनाया गया है, सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट बनाएगा, ये वाला कंपाउंड बनाए गए। क्यों, क्योंकि Na बहुत हाईली रिएक्टिव है,
वो फटाफट इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा कि इन्हें इसके साथ रिएक्ट ऑलरेडी कर चुका है, तो वो इसके साथ रिएक्ट क्यों करेगा। ये इसके साथ रिएक्शन करेगी, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, अब इसके आगे क्या बचता है हमारे पास, हाइड्रोजन बचता है, ये हाइड्रोजन निकाल देगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से लेड है, लेड को रिएक्ट करा दिया हमने एक बेस से, NaOH से ही। इससे क्या बना, 2Na2PbO, 2Na2PbO2, यहाँ पे 2 भी आएगा, प्लस यहाँ पे H2 बच गया, तो H2 इज अ गैस, निकल गई। अब जहां पर पे बेसिस के साथ कोई भी मेटल का रिएक्शन हो जाएगा, किसी भी मेटल का रिएक्शन हो जाएगा, वो जिंकेट बनाए, वो उसके केट्स बनाएगा, ऑक्साइड्स, है ना, जैसे कि क्या है, लेड, वो लेड ऑक्साइड। ठीक है, शायद यही होता है, राइट। सोडियम से इसका रिएक्शन हो गया, ये इसका रिएक्शन इससे हो गया। और जैसे कि एल्यूमिनियम है, Al प्लस KOH, 2Al प्लस KOH, क्या निकल गया, 2H2O प्लस प्लस 2KAlO2, K2Al2 प्लस 3H2, ये निकल गया यहां से। ठीक है, ये क्या था, एल्केली मेटल रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि लैब में, वैसे हमने देख तो लिया लैब में किससे बनता है, जिंक से बनती है ऑक्सीजन। अब जिंक इज वाई जिंक प्रेफर्ड, जिंक को हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो उतनी रिएक्टिव नहीं है कि वो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस कर दे। सेकेंड बात, जिंक के अंदर कुछ ना कॉपर की इम्प्योरिटीज रहती है जो कि कैटलिस्ट एक्ट करती है ग्रैन्युलेटेड जिंक पे, वो जैसे कैटलिस्ट है तो उससे स्पीड अप हुई एक केमिकल रिएक्शन, राइट। नाउ वी हैव द बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस से हम ऑक्सीजन, हम हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रोड्यूस एनीथिंग यूजिंग द बॉश प्रोसेस, है ना। बॉश प्रोसेस से कैसे, बॉश प्रोसेस से सबसे पहले हमें वाटर गैस बनानी पड़ेगी, वाटर गैस स्टीम नहीं, वाटर गैस अलग होती है। वाटर गैस में कोक, कार्बन का एक फॉर्म, कोक और अरे यार, हाँ, जस्ट वेट अ मिनट गाइस। हाँ, सो कोक रिएक्ट करेगी किसके साथ, वाटर के साथ, कितने टेम्परेचर पर, 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। क्या बनाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, अब H2 गैस को हाइड्रोजन में वापस कन्वर्ट करना है। ये गैस निकली, ये गैस, ये टोटली गैस है, ये अलग अलग नहीं, ये गैस ही है, ये एक गैस है। ठीक है ना। ठीक है, अब इस गैस को हाइड्रोजन में वापस कन्वर्ट करना है, तब कैसे करेंगे हम, अब हम इस गाली गैस के अंदर, ये एक गैस है, इसके अंदर हम अगर पानी और मिला दे तो क्या बन जाएगा, CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, 2H2
सॉरी 2H2 बन गया, 2H2 बन गया, ठीक है। अब हमें CO और CO2 को निकालना है वहां से, तो कैसे निकलेगा? अगर CO2 को निकालना है, इसका वापस से एक रिएक्शन करा दो इसके साथ, वाटर के साथ। और कॉपर को निकालना है तो कॉपर क्लोराइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालना है तो एक रिएक्शन उसका कॉपर क्लोराइड के साथ करा दो। और फाइनल इक्वेशन फॉर बोश प्रोसेस क्या बन जाती है? फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? C plus 2H2, coke plus 2H2 results in CO2 plus 2H2 गैस, ठीक है। ये बन जाती है हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन बुश प्रोसेस की, ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब मैंने आपको ऑक्सीडेशन समझाया कि ऑक्सीडेशन मतलब जब भी आप हाइड्रोजन को कम कर रहे हो और ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हो। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर आप ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो, हाइड्रोजन कम कर रहे हो, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और किसी भी उसमें अगर आप हाइड्रोजन को बढ़ा रहे हो, है ना, हाँ, हाइड्रोजन को बढ़ा रहे हो और ऑक्सीजन को कम कर रहे हो, उसे कहते हैं रिडक्शन की रिएक्शन, राइट। So with this, your chapter ends here. So thank you guys for watching this video. If you like this video, please share this video and please subscribe to my channel. Thank you guys for watching this video. Also, I have tracked the product for this color mic, this marker, this whiteboard, and the tripod in the in my video. So you can please go and check that out. So thank you guys for watching this video.